हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीए लर्नर्स। तो आज की वीडियो है आप लोगों के लिए जो भी थ्योरी नहीं पढ़ पाते हैं। पर्सनली मेरे साथ क्या होता था कि जब भी मैं थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ने बैठती थी ना, तब मतलब मेरा सबसे पहले तो थ्योरी सब्जेक्ट उठाने का ही मन नहीं करता था। मतलब एक तरफ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट रहता था, एक तरफ थ्योरी सब्जेक्ट रहता था, तो मैं हमेशा प्रेफरेंस देती थी कि यार मैं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट ही पढूं। प्रैक्टिकल और बाय चांस अगर थ्योरी उठा भी ली तो लेके बैठी हूँ तो फिर पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, लाइक उसको कुछ जा नहीं रहा है अंदर। 1 या 2 घंटे के लिए लेके बैठी हूँ, लेकिन मुश्किल से इतना याद करा है जो 10 से 15 मिनट में भी बच्चे कर लेते हैं। तो एक वो बहुत ज़्यादा फियर जो रहता है ना, वो कम नहीं हो रहा था, बढ़ते जा रहा था फियर दिन पर दिन। तो मैंने कुछ टेक्निक्स स्टार्ट करी फॉलो करना, कुछ वेज स्टार्ट करे, और उन टेक्निक्स ने वास्तव में इतना कमाल कर दिया ना, लाइक मेरे को थ्योरी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा। मुझे श्योरिटी है कि आपको भी अच्छे रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे। ठीक है, तो वो तरीके क्या है, बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट तरीका हम क्या करते हैं, आप जिन लोगों को भी थ्योरी पसंद नहीं ना, आप कुछ कॉमन चीज़ें फॉलो कर रहे हो, और वो चीज़ें जो है वो मैं भी आपको बताती हूँ कि आप क्या करते हो। आप थ्योरी सब्जेक्ट लेते हो, बुक लेते हो, एंड माइंड में उसको पढ़ना शुरू कर देते हो। ज़ोर ज़ोर से भी अगर आप उसको पढ़ रहे हो तो आप पेंसिल ले रहे हो एक प्रॉपर तरीके से और उसको अंडरलाइन कर रहे हो और पढ़ रहे हो। मेरे को तो ये तरीका बिल्कुल समझ नहीं आता। आप इसमें भले 1 घंटा बैठ लोगे ना, तो भी आपको 1 या 2 पेज से ज़्यादा बिल्कुल भी लर्न नहीं हो सकता। लेकिन मेरा तरीका आप फॉलो करोगे तो उसमें आपको कम समय में लर्न होगा और ज़्यादा टाइम तक आपको याद रहेगा। मतलब इतना तो पहले आपको जो चीज़ याद करने के लिए 4 रिविजन लगते थे ना, ये तरीका फॉलो करने से अब 1 रिविजन में वो चीज़ें उससे भी अच्छे से याद रहेगी। तो क्या है तरीका वो बताती हूँ मैं सीधे ही। तो थ्योरी को बैठकर पढ़ने का लॉजिक पर्सनली मुझे समझ नहीं आता, तो मैं हमेशा घूमते घूमते ही थ्योरी करती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ कि बुक जैसे एक जगह पर रखी हुई है, अब मैं घूमूंगी, मैंने एक पैराग्राफ लाइक जो है वो पढ़ लिया, ठीक है, उसको हाथों हाथ हिंदी में कन्वर्ट कर लिया। अब मैं क्या करूँगी कि एक बार मेरे माइंड में वो चले गया पैराग्राफ, ठीक है, अब मैं घूमूंगी और उसको रिकॉल करूँगी कि क्या पढ़ा था मैंने। कुछ याद नहीं आएगा तो वापस उस पोजीशन पर आऊँगी जहाँ पर बुक पढ़ी हुई है, फिर देखूंगी कि क्या है, और फिर लाइक ज़ोर ज़ोर से मैं बोल रही हूँ। और मैं किस हिसाब से बोल रही हूँ, जैसे कि आपने देखा होगा कि बचपन में जो आपकी टीचर्स रहती थी, ठीक है ना, बचपन में अभी भी अगर आप कोई ऑफलाइन क्लासेस ले रहे हो तो वहाँ पर बच्चे सारे बैठे हुए रहते हैं, लेकिन टीचर्स हमेशा खड़े होकर पढ़ाते हैं। बहुत कम टीचर्स ऐसे रहते हैं जो थ्योरी जो है वो बैठ कर पढ़ाते हो ना, टीचर्स हमेशा थ्योरी खड़े होकर पढ़ाते हैं। तो उसका एक बहुत ही छोटा सा लॉजिक है कि जैसे ही आप खड़े होकर पढ़ाते हो ना, चीज़ों को घूम घूम कर पढ़ाते हो, आपकी बॉडी में एक अलग ही एनर्जी जनरेट होती है, ठीक है, करने को चीज़ें को लाइक करने का एक अलग ही आपके अंदर एंथुसियाज्म आएगा। तो वो क्या करती हूँ, वही मैं सेम फॉलो कर रही हूँ कि जैसे मैं एक टीचर हूँ, ठीक है, और मैं मेरे सामने एक इनविजिबल क्लास बैठी हुई है, कुछ बच्चे बैठे हुए जो मुझसे समझ रहे हैं, तो मैं उस तरीके से पर्सनली पढ़ाती हूँ कि मैंने क्या करती है, टीचर्स वगैरह और ये रहती है, एक बार पैराग्राफ पढ़ती है या फिर बच्चों से पढ़वाती है और फिर वो समझाते हैं, ठीक है। तो मैं भी वही करती हूँ कि एक बार पैराग्राफ खुद ने पढ़ा ज़ोर से बोलकर, और फिर समझाने की कोशिश करती हूँ अपनी लाइक आपकी जो भी मदर टंग है, मतलब जो भी आपको इजीली लैंग्वेज समझ आती हो। अगर आप इंग्लिश में लाइक ज़्यादा कंफर्टेबल हो तो आप उसी को सिंपल इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हो। हिंदी में ज़्यादा अगर आप कंफर्टेबल हो तो हिंदी में, या फिर आपकी जो भी लैंग्वेज हो जो आपको पसंद हो उसमें कन्वर्ट करो उस सेंटेंस को, उस पैराग्राफ को एक बार, ठीक है। तो फर्स्ट प्रोसेस क्या हो गया कि पैराग्राफ पढ़ा, उसको फिर अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करा, फिर घूम घूम कर उसको समझाने की कोशिश करी कि एक क्लास बैठी हुई है, अब उसको मैं समझा रही हूँ, ठीक है। और फिर उनको बोला कि चलो बच्चों अब आप लर्न करो, और साथ साथ में फिर जो है उनको लर्न करवाने के बहाने हम खुद लर्न कर रहे हैं उन चीज़ों को। तो ये प्रोसेस जो है ना, ये थोड़ी धीरे लगेगी आपको, पर इस प्रोसेस से जब आप करोगे ना, तब आपको चीज़ें बहुत लंबे टाइम तक याद होने लग जाएगी। अब क्या करोगे कि आपके सामने एक आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली कि उन बच्चों को पढ़ाना है, तो आप खुद से क्वेश्चंस भी करना स्टार्ट करोगे कि अच्छा चलो ठीक है, ये समझ लिया, अब अगर मान लो इसका ये क्वेश्चन आएगा तो आप कैसे करोगे। तो आपने साथ साथ में क्वेश्चन फ्रेमिंग भी स्टार्ट कर दी वो चीज़ों को पढ़ने। तो सेकंड ट्रिक आपको बताने से पहले मैं आपको इतना बता दूं कि अल्टीमेटली हम उस एग्जाम डे के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। मतलब 1.5 डेज पहले जिस बच्चे ने अपने सबसे ज़्यादा इफेक्टिवली यूटिलाइज करा उन 1.5 डेज को, वही एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करने वाला है। तो उन 1.5 डेज की तैयारी हमको बेसिकली आज से शुरू करनी पड़ेगी, ठीक है ना, क्योंकि एकदम से इतना सारा कोर्स जो कि आप महीने भर में नहीं कर पा रहे हो, अगर आप वो टारगेट कर रहे हो कि हम 1.5 डेज में कर ले, तो ये ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो आपको अभी से मटेरियल जो है वो शॉर्ट करना होगा, यानी कि बहुत ही लिमिटेड मटेरियल रहे, और आपको सब कुछ लाइक कम पढ़ो आप उस दिन, लेकिन सब कुछ आप ऑलमोस्ट कवर कर पाओ। तो उसकी तैयारी आपको आज से शुरू करनी पड़ेगी, और उसी के लिए है मेरी सेकंड वाली ट्रिक।
सेकेंड वाली ट्रिक में मैं क्या करती थी कि जो पॉइंट्स है, लाइक हेडिंग्स वाली जो थ्योरी रहती है कि जिसमें आपको पॉइंट्स लर्न करना है, उसमें मैं पॉइंट्स बहुत अच्छे से लर्न करती थी। कैसे करती थी? एक्रोनिम्स बना लो। एक्रोनिम्स क्या होते हैं? हेडिंग्स का जो फर्स्ट लेटर रहता है, तो सारी हेडिंग्स के फर्स्ट लेटर को उठाकर एक शब्द बना लो, वो शब्द को हम बोलते हैं एक्रोनेम। ठीक है, तो इस एक्रोनेम को ही लर्न करना है अब आपको। अब इसको आपने लर्न कर लिया ना, इस एक वर्ड को, तो आप बेसिकली वो सारी हेडिंग्स जो है वो रिकॉल कर पा रहे हो। और उस हेडिंग्स के अंदर क्या क्या मटेरियल लिखा हुआ है वो आपको सिर्फ समझना है, अंडरस्टैंडिंग लेनी है। एज इट इज़ आपको बिल्कुल भी लर्न नहीं करना है, एज इट इज़ आपको सिर्फ वो हेडिंग लर्न करनी है। तो अब मान लो कि वो पूरा पेज था जिसमें हेडिंग्स लिखी हुई थी, तो अब वो शॉर्ट करके हमने कितना कर लिया? सिर्फ एक एक्रोनेम के बराबर कर लिया। इस एक्रोनेम का क्या फ़ायदा है? क्या कहीं आप लाइक पढ़ाई नहीं भी कर पा रहे हो या आपका मन नहीं लग रहा है, तो आप एक्रोनेम्स लेकर बैठ जाओ कि ठीक है अभी एक्रोनेम्स रिकॉल करते रहो। कभी भी आप कुछ कर रहे हो, ब्रेक टाइम में आपके यहाँ तो कहीं जा रहे हो, तो वो एक्रोनेम्स आपके दिमाग में चलते रहेंगे, आप रिकॉल कर सकते हो। तो ठीक है, साथ साथ में आपकी पढ़ाई भी हो रही है। सेकेंड चीज़, अगर कोई पैराग्राफ वाली चीज़ है, लाइक कोई अगर एक्रोनेम वगैरह नहीं बन सकता है, हेडिंग्स में ही बन सकता है एक्रोनेम, तो पैराग्राफ वाली चीज़ों के लिए आप उसको शॉर्टकट के लिए क्या कर सकते हो कि बहुत सारे सेंटेंस पैराग्राफ में ऐसे होते हैं जो कि हमको लग रहे हैं कि यार ये बार बार रिपीट हो रहे हैं या इतने रिलेवेंट नहीं है, और कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जो हमको लगता है कि यार वाओ ये तो बहुत आउट ऑफ द बॉक्स है, या फिर इस सेंटेंस ने हमको स्पेशली बहुत ज़्यादा इंप्रेस कर दिया, या फिर उन सेंटेंसेस में किसी का लाइक वर्ड का मीनिंग लिखा हुआ है, या कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेंटेंसेस, मतलब मैं आपको ये बोलना चाह रही हूँ बेसिकली, जो कि आपको लग रहा है कि यार ये बहुत अच्छे, और अगर आपको लग रहा है कि यार ये मैंने आंसर में लिख दिया ना तो मज़े आ जाएंगे। ठीक है, तो वो सेंटेंसेस ही आपको लर्न करना है, और बाकी पूरे पैराग्राफ की आपको अंडरस्टैंडिंग लेके चलनी है। अंडरस्टैंडिंग मतलब क्या? लर्न नहीं करना है तो लर्न नहीं करना है, आपको सिर्फ समझना। और वो समझा हुआ अगर आप अपनी भाषा में समझो लोगे ना उसको, लाइक हिंदी इंग्लिश में लिखा हुआ रहता था तो मैं हिंदी में उसको कन्वर्ट कर करके समझती थी, और फिर मैं अपनी लैंग्वेज में उसको ऐसा कैसा लिख देती थी, और एग्जामिनर नंबर देते थे। क्यों देते थे? क्योंकि मैं एक दो सेंटेंसेस स्टार्टिंग में वो लिख के आती थी जो कि मैंने एज इट इज़ लर्न करे। ठीक है, बीच में फिर वापस अपना लिख दिया, फिर नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट करा तो वापस एक दो लाइन जो लर्न करी हुई वो लिख दी। और अंदर भी ऐसा नहीं कि कुछ भी चल रहा है, मैंने लैंग्वेज चेंज करी है लेकिन आपको रिलेट करने को मिलेगा। तो आपको समझ आ रहा है ना कि अब वो पैराग्राफ को हमने शॉर्ट करके सिर्फ एक दो लाइन्स हमने लर्न करनी है और बाकी सबकी अंडरस्टैंडिंग लेनी है। ये ट्रिक आप, तो थर्ड ट्रिक मेरी ये है कि बहुत सारे लोग रिविजन के लिए क्या करते हैं कि जैसे अभी पढ़ा हमने, चीज़ों को लर्न हो गया, आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े, और फिर जैसे ही हमारा हो गया हमने बुक बंद कर दी और हम सो गए, और अगले दिन फिर हमने नेक्स्ट करना शुरू कर दिया। रिवीजन के लिए हम अलग से टाइम निकालते हैं कि एक दो महीने बाद आप रिवीजन का टाइम निकाल रहे हो, तो इससे क्या होगा कि आपको रिवीजन में वापस से ऑलमोस्ट 80% ऑफ द टाइम लग जाएगा जो कि आपको फर्स्ट स्लॉट में लगा था। इस टाइम को हमको बचाना है क्योंकि टाइम कम है बेसिकली। तो इस टाइम को बचाने के लिए आप क्या करो कि जैसे कि आप याद कर रहे हो तो एक हेडिंग आपने याद करी, दो याद करी, आपका जब ऑलमोस्ट ओवर होने वाला है ना कि ठीक है अब आप बुक बंद करने वाले हो, उस टाइम आपको बुक बंद ना करते हुए आधा एक घंटा और देना है अपना, और आधे एक घंटे में आपने पूरे दिन जो भी करा है अभी उसको एक बार रिकॉल करना है वापस से। ठीक है, तो हाथों हाथ रिविजन करना है, ये हो गई हमारी थर्ड टेक्निक। इससे क्या होगा, आपको साथों साथ में ज़्यादा टाइम लगेगा, आपको लगेगा कि यार मैं बहुत ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ थ्योरी को, लेकिन इससे आपके पता है नंबर ऑफ रिविजन्स बचेंगे, आपको अब 4 रिविजन्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अब आपका काम एक रिविजन में ही हो जाएगा। तो बहुत सारे लोग मुझसे पूछते थे कि आप बहुत अच्छा हो, आपका दिमाग बहुत अच्छा है कि आपको रिविजन की ज़रूरत नहीं पड़ी लेकिन हमको पड़ती। तो ऐसा नहीं है, किसी का भी दिमाग बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, किसी का भी बहुत ज़्यादा वीक नहीं होता है। बेसिकली इट डिपेंड्स ऑन दी टेक्निक कि आप कौन सी ऐसी चीज़ें, कुछ अलग चीज़ आप यूज़ कर रहे हो जिसकी वजह से आपको कुछ अलग लाइक कुछ बेनिफिट है आपके पास। तो नंबर ऑफ़ रिविजन्स मुझे कम लगे क्योंकि मैं हाथों हाथ उन चीज़ों को रिविजन करती थी। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि बुक बंद नहीं करनी है, जैसे ही बुक बंद करने का टाइम आए उससे पहले आपको चीज़ों को रिवाइज कर रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट जो है फोर्थ टेक्निक वो मैं ये फॉलो करती थी कि हम बहुत सी बार कंफ्यूज रहते हैं कि एक्चुअली पढ़ना कहाँ से है। तो आपको एक स्टडी मटेरियल पे, एक फैकल्टी पर स्टक होना है। ठीक है, बहुत सारी वेराइटीज़ पे नहीं जाना है कि यार हमको सबसे पहले ना हमारी फैकल्टीज़ पे विश्वास नहीं होता, उनकी बुक्स पर हमको ऐसा लगता है कि यार इसमें ऐसे ही मटेरियल की बहुत सारी चीज़ें छूटी हुई है, या फिर हमारे फैकल्टी जो है वो इतना अच्छा नहीं पढ़ा रहे, हमारी बुक में इतना अच्छे से नहीं दिया हुआ है, सामने वाली या फिर हमारी फ्रेंड के बुक्स में जो है वो बहुत अच्छे से दिया हुआ है। तो हम इसी चीज़ को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि यार हम पढ़े तो पढ़े कहाँ से अब। तो मैं बोल रही हूँ कि आप क्या बहुत ज़्यादा बुक्स चेंज मत करो, लास्ट टाइम पर ट्रस्ट बना कर रखो, आपने जहाँ से भी करा है बिल्कुल सही करा है, और एग्जाम में वहाँ से डेफिनेटली कुछ ना कुछ चीज़ें पूछी जाएगी। ठीक है, तो अगर अभी तक आप किसी की फैकल्टी की बुक से कर रहे थे तो चिंता मत करो, बिल्कुल सही आप जा रहे हो। बस आप लास्ट में एक बार ICI मैट से मिला लेना कि कोई से टॉपिक्स अगर छूट गए हो ICI मैट से तो उनको भी आप एक और बार कर लेना। ठीक है, एक बार और वो टॉपिक्स देख लेना
बाकी अगर आप ICAI मैट रेफर कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो अगर आप ICAI मैट से पढ़ पा रहे हो वो तो अल्टीमेट सॉल्यूशन। तो नेक्स्ट लास्ट की जो टिप है मेरी, 5th टिप, वो ये है कि आप चैप्टर्स कर रहे हो बट आपको ये नहीं पता कि क्वेश्चंस किस हिसाब से आने वाले हैं उस चैप्टर में से, ठीक है। तो जैसे ही आपको एक चैप्टर ओवर करते हो उस चैप्टर के हाथों हाथ क्वेश्चंस रेफर करो, या तो ICAI मैट से करो, या तो फिर अगर आपके पास किसी फैकल्टी की बुक है जिसमें क्वेश्चंस लिखे हुए हैं तो वो आप रेफर करो, लेकिन क्वेश्चंस देखना स्टार्ट करो, ठीक है ना। तो उससे आपको समझ आएगा कि आपने जो चैप्टर करा है उसके क्वेश्चंस आपसे बन रहे हैं कि नहीं, उसके क्वेश्चंस किस हिसाब से आने वाले हैं, किस हिसाब से आपका राइटिंग पैटर्न रहेगा, वो चीज़ें आपको क्वेश्चंस देखने के बाद ही मालूम पड़ेगी। तो इससे आपका चैप्टर में और ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा और आपको लगेगा कि यार वास्तव में पूरा चैप्टर एक तरीके से आइडियल जो चैप्टर का कंप्लीशन है वो अब आपका होगा यहाँ पर, ठीक है। तो आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको इस टाइप की वीडियोस प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए भी चाहिए कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को आइडियली अच्छे से कैसे पढ़ें, तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो और मैं उसके लिए भी एक वीडियो लूँगी सेपरेट। तो सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।